अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर के रंग शमीम अशरफ के संग। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का बेसिक मकसद होता है मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने आवाम को बाखबर रखना। और आज हमने जो अपने मेहमान को मदऊ किया है, हम इनसे बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के एक इंतहाई अहम हल्के की, जिस हल्के को तारीखी अहमियत हासिल है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 21.4 रावलाकोट की। ये वो हल्का है जहाँ से गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम साहब, सरदार खालिद इब्राहिम साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान साहब भी अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा करते रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हल्का LA 21.4 रावलाकोट से तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार सरदार इम्तियाज़ खान साहब। अमली सियासत का आगाज़ कब किया? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इनवाइट किया और यहाँ बोलने का मौका दिया। देखिए, मेरी ज़िंदगी के 45 साल सियासत में गुजरे हैं और मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से किया था और रावलाकोट से शुरू किया और फिर रावलाकोट जो डिग्री कॉलेज था वहाँ मैं स्टूडेंट था और वहाँ मैं स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से ही उस वक़्त से जो है हम लोग तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम हम लोगों ने शुरू किया था। तो PTI का चुनाव आपने क्यों किया? देखिए, उसके बाद मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं यूनाइटेड स्टेट चला गया। तो वहाँ मैं एक्चुअली थोड़ा सा तफसीलन आपको बता देता हूँ कि फिर मेरा वहाँ एडमिशन हुआ लुधियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ फिर मैंने MS से मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन कायम की, फिर पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन कायम की। उसके बाद फिर मैं न्यूयॉर्क 1990 में मैं न्यूयॉर्क चला गया। फ्रॉम 1990 से तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए एज ए कश्मीरी एक्टिविस्ट मैं काम करता रहा और उस वक़्त जो है मैं लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता था और उनका मैं कन्वीनर भी रहा, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी रहा और इस तरह से जो है ना वहाँ से मैंने कश्मीर काज के लिए UN के सामने बहुत सारे प्रोग्राम करवाए, काफ़ी मुज़ाहरे वगैरह करवाए और काफ़ी एक्टिव रहा मैं। फिर जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए कश्मीर मिलियन मार्च के लिए, तो फिर इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और हम तकरीबन 2-3 वीक हमने मिलियन मार्च जो प्रोग्राम था, जो कि हमने UN के सामने एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा करना था, तो उसके लिए हमने जो है फिर कैंपेनिंग शुरू की। तो बेसिकली उससे पहले जो इमरान खान साहब थे, मैं उनसे मैं वैसे इम्प्रेस था, चूँकि उनका जो था एक आइडियालॉजी जो थी वो मुझे बहुत ही पसंद थी और उसके अलावा जो बाकी जो उनके नज़रिया जो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, मैं उनसे काफ़ी हद तक इम्प्रेस था। तो फिर जब बैरिस्टर साहब के साथ हमने कश्मीर काज के लिए काम किया तो तब हमने सोचा कि इस वक्त जो है कश्मीर काज के लिए काम करने के लिए PTI से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। तो तब जो है मैंने PTI को ज्वाइन किया और PTI के प्लेटफॉर्म से ही कश्मीर काज के लिए फिर मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। ये तासुर दिया जा रहा है कि कश्मीर का सौदा PTI ने कर दिया, जबकि पिछली हुकूमतों ने उसके ऊपर काम किया था, लेकिन PTI की हुकूमत आते ही जो है कश्मीर का सौदा कर दिया गया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करूँगा, चूँकि जब से PTI की हुकूमत आई है और फिर उस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब UN में भी गए, जब उनकी ट्रंप से भी मीटिंग हुई, तो ये सब चीज़ें आप देखें कि उन्होंने कश्मीर काज को बड़े ही बेहतरीन तरीके से जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको पेश किया, मसला कश्मीर को पेश किया। फिर अगर आप उनका कोटली का जो जलसा था जिसमें उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने करना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। देखिए, आज तक पाकिस्तान में किसी ने खुल के इस तरह से बात नहीं की। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब यूनाइटेड स्टेट में जब तशरीफ ले जाते हैं, जब ट्रंप से इनकी मीटिंग होती है और उसके बाद ट्रंप खुद ये कहता है कि जी मैं इन्वॉल्व होने चाहता हूँ, मैं मसला कश्मीर को हल करवाना चाहता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर आप थोड़ा सा आगे चले जाएं तो जब ट्रंप इंडिया में गया तो इंडिया में बैठ के उसने ये बातें कही। तो ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारी स्वार्थ इमाज के ऊपर और जो चूँकि PTI की हुकूमत थी और हमारा जो सफारतकारी
बड़े अच्छे तरीके से की गई और उसी वजह से जो है मसला कश्मीर उजागर हुआ। मैं थोड़ा सा पीछे भी जाऊंगा कि इससे पहले जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो तब हमारे पास वज़ीर ख़ारजा नहीं था, तो हमारी खारजा पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल ही, खास करके कश्मीर के लिहाज से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। उस वक्त फिर ये हुआ कि कश्मीरी क़यादत उठी, उस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए, हमने ब्रसल में मुज़ाहरे करवाए, यूरोप में करवाए, अमेरिका में करवाए, वाशिंगटन में करवाए, तो तब जाके हमने मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए तब भी कोशिश की। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में और जो है हमारी सफारत खारी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मसला कश्मीर को इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़े अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं। सर, अभी 23 मार्च का इवेंट हुआ और यौम पाकिस्तान बड़े जोश जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया गया और उस पर जो कश्मीरियों का कातिल है, जो मोदी है, उसने खैर सगाली का पैगाम भी भेजा और उसके बाद जो है पाक भारत तजारत को खोलने की भी बात की गई। तो ये सारी कड़ियाँ तो तकसीम कश्मीर के हवाले से मिलाई जा सकती हैं कि एक तरफ जो है मकबूजा कश्मीर में इस वक्त भारतीय दरिंदगी अपने अरूज पर है, दूसरी तरफ जो है वज़ीर आज़म भारत जो है वो इमरान खान के साथ अपनी दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि बैकडोर पॉलिसी कुछ और है और आवाम के सामने कुछ और लाया जा रहा है? जी नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि देखें इसमें ये होता है कि जो भी लीडर होते हैं वो इस तरह से वो कोशिश तो करते हैं कि आपस में जो है वो तल्लुकात है, लेकिन अब आप ये देख लें कि जो तजारत का था वो कैबिनेट ने उसको डिसअप्रूव किया, तो हिंदुस्तान के साथ उस वक्त जो है फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि जी हम जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता या कश्मीर इशू पे बात नहीं होती तो हम हिंदुस्तान से किसी तौर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस चीज़ का एक वाज़िया प्रूफ है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर इशू को आगे रख रही है और उस इशू को आगे रखते हुए फिर वो हिंदुस्तान से बात करने के लिए तैयार है। तो बेसिकली मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा था कि सारी कैबिनेट ने मुश्तरका फैसला किया, चूँकि पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है, वहाँ चीज़ें डिस्कस होती हैं और फिर कैबिनेट मुश्तरका फैसला करती है और ये फैसला एक बहुत अच्छा फैसला था जिसको मेरे ख्याल में पूरी कश्मीरी कौम जो है हम इसको खुशाइन कहते हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला उन्होंने किया। मसला कश्मीर है वो अपने अरूज पर है, लेकिन भारत अगर 5 अगस्त का इक़दाम उठाता है तो हम सारे उसको गलत तस्वर करते हैं, लेकिन वही इक़दाम अगर पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाता है तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें मौजूदा वक्त जो है गिलगित बल्तिस्तान को उन लोगों को उनके हुकूक दिए गए कि ये बुरी सूबा है, इसको तो मतलब देखिए हम ये कह देते हैं जी कि सूबा बन गया या बना दिया गया, वो बुरी सूबा है ताकि लोगों को हक हुकूक दें। अब देखें गिलगित बल्तिस्तान के लोग कितने अरसे से जो है उनको हुकूक नहीं मिल रहे थे, वहाँ तमीर और तरक्की नहीं हो रही थी। अभी इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया, तो वो अगर उन लोगों को उनके हुकूक दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो इससे मसला कश्मीर के ऊपर कोई असर नहीं होगा? जी नहीं, कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। अगर देखिए अगर बुरी सूबा आप उसको टेम्परेरी तौर पर अगर आप उसको सूबाई हैसियत देते हैं ताकि लोगों को उनके हुकूक दे सकें तो उससे तो कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, मैं असल में इसलिए आपसे ये क्वेश्चन भी करें क्योंकि आपने बाहर रह के मसला कश्मीर के हवाले से काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी सेमिनार्स कराएं, काफ़ी प्रोग्राम मुनक्किद करवाएं, तो उस हवाले से मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमारा जो डायस्पोरा उनका जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से क्या किरदार है? किसका? जो बैरूनी ममालिक कश्मीरी कम्युनिटी हमारी, उनका जो है उसके किरदार को आप किस नज़र से देखें? इस वक्त जो है मसला कश्मीर को जो है वो अगर जिंदा रखा है तो वो ओवरसीज़ कश्मीरियों ने रखा है। मैं आपको बताऊं कि 1990 से लेके अब तक जब भी यूएन का सेशन होता है हम वहाँ पे मुज़ाहरे करते हैं, और कुछ भी वाशिंगटन में जब पीछे ये मोदी गया, इसकी मीटिंग थी ट्रंप के साथ, हमने वहाँ पे मुज़ाहरे किए। उसके अलावा यूरोप में ब्रसल्स में हमने पूरी दुनिया में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में हमने जगह जगह पे मुज़ाहरे किए और हमने इस इशू को बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से मसला कश्मीर को ओवरसीज़ कश्मीरियों ने हाईलाइट किया है, और आज आप देख लें कि यही तो वजह है, उसकी बड़ी कामयाबी यही है कि जब ट्रंप थे वहाँ पे तो वो भी ये कह रहे थे कि मसला कश्मीर को हल होना चाहिए, फिर इंडिया में बैठ के भी कह रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं हो गया, इस पे काम हुआ है, इस पे लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने काम किया, तब जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये चीज़ें की आवाज़ें उठ रही हैं, वरना पहले क्यों नहीं हुआ। आप तो बैरून ममालिक ज़्यादा रहते हैं, हल्के में अभी आप आए हैं, तो उस हवाले से आप क्या अवामी मसाइल को जान पाए हैं?
देखें, जहाँ तक हल्के के, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कि मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया। उसकी दो वजूहत थी। एक तो हमारे हल्के के मसाइल थे, दूसरा जो था वो मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे चला जाऊँ कि सबसे बड़ा मसला ये होता था कि चूंकि अमेरिका में रहते हुए मैं वहाँ की पार्टी डेमोक्रेट पार्टी का भी मेंबर था और उसके प्लेटफॉर्म से मैंने कश्मीर काज के लिए बड़ा काम किया। अब जब हम किसी कांग्रेसमैन से या कहीं भी कोई मीटिंग करने जाते हैं तो वो पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप इलेक्टेड हैं, आप कितने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो फिर हमारी बात जो बड़े अच्छे तरीके से सुनी जाती है। अगर हम इलेक्टेड नहीं हैं, अब मैं जितनी मीटिंगें कर लूँ, जितने कांग्रेसमैन से मिल लूँ, जितने लोगों से मिल लूँ, उसके लिए पहली चीज़ ये होती है कि जब आप इलेक्टेड होते हैं तो फिर आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से सुना जाता है। तो इसलिए जो है मैंने इलेक्शन में जाने का फैसला किया था कि एक तो जो है हम इलेक्टेड होंगे, उस मुल्क में रहते हैं, वहाँ की पार्टी से हम वाबस्ता हैं, तो हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से अपना मसला उनके सामने पेश कर सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। पहली ये वजह थी। दूसरा जो आपने हल्के का जिक्र किया है, तो ऑफकोर्स मेरे हल्के में मैं हमेशा आता जाता रहा हूँ और काफ़ी मैंने काम किया है। मैं आपको बताऊँ कि जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था तो उस वक्त मैं यूनाइटेड स्टेट्स से मेरे ख्याल में $800 से $900,000 हम कलेक्ट करके तो अपने हल्के में जगह जगह गए थे और लोगों के लिए काम किया था। बल्कि जब हम इस्लामाबाद में पहुंचे थे तो उस वक्त मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो नीलोफर बख्तियार उस वक्त होती थी, तो वो इस्लामाबाद हमसे मिलने आई थी और ये कि उसने कहा था कि ऐसे ओवरसीज कश्मीरी आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आपने इतना बड़ा काम किया। तो जहाँ तक मेरे हल्के का तल्लक है, वहाँ पे मैं आता जाता रहा हूँ, मेरी टीम वहाँ पे काम कर रही है और मैं खुद भी वहाँ के हालात हमें पता। अभी कितनी देर से बाद आपने हल्के का चक्कर लगाया है? मैं तकरीबन 1 साल पहले आया था, ठीक है, बल्कि मैं आता जाता रहता हूँ। इस वक्त चूँकि दुनिया के हालात कोरोना की वजह से कुछ इस तरह से हो गए थे, तो ऑफकोर्स जबकि आपके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि सरदार इम्तियाज़ साहब जो हैं वो अचानक नमूदार हो गए हैं, जबकि ज़्यादा अरसा ये बैरून मुमालिक गुजारते हैं, जब इंतखाबात आते हैं तो अपने हल्के के रुख कर लेते हैं, तो अवाम इन्हें मुस्तरद कर देगी। तो आप क्या समझते हैं इसमें? कुछ मुझे नहीं लगता कि देखें, अवाम तब्दीली चाहती है। अवाम चाहते हैं कि जो हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, जो कि अपने हल्के के मसाइल को भी समझते हैं, वो सामने आए और लोगों की खिदमत करें। तो हम उस रवायती सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम हल्के में आएँ, जो लोगों के असल मसाइल हैं उन पे बात करें। तो वहाँ पे सियासत क्या होती है? वहाँ हल्के में आप ज़्यादातर जो भी आता है, एक रवायती पॉलिटिशियन जी किसी को खंबा दे दिया, हम उस चीज़ से हटके काम कर रहे हैं। अवाम के लिए क्या नई चीज आप मुतारफ करवाएंगे ताकि अवाम का झुकाव आपकी तरफ और आपको इलेक्ट किया जाए? देखिए, हम सबसे पहले तो हम बेसिकली ये होता है कि आप अपने हल्के पे फोकस करते हैं। मेरे लिए जो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो हल्के में लोगों को जो है वो एजुकेशन अच्छी दी जाए। उनको जब कौम एजुकेटेड होगी और वो फिर जो आपकी एक नई जनरेशन उठेगी और वो फिर आपके कश्मीर काज के लिए भी अच्छे तरीके से काम करेगी और उसके अलावा जो है वो लोकल भी काम कर सकेगी। बाकी जो है आप ये देख लें कि इस वक्त हमारे सड़कों की क्या हालत है। हमारे रावलाकोट की मैं आपको मिसाल दे दूं कि पूरे इस जगह पे एक CMH हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ लोगों की लाइन लगी रहती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हम लोग की जो इन चीज़ों को समझते हैं, बैरूनी मुल्कों से आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये तब्दीली हम लोग ला सकते हैं। तो आपके हल्के के अवाम का जो नुमाइंदा है कानून साज असेंबली में, वो हसन इब्राहिम साहब हैं, उनकी कारकर्दगी से कहाँ तक मुतमईन हैं आप? देखें, मुझे तो कुछ सच को इतना बड़ा काम नहीं नज़र आया जो कि हल्के में हुआ हो, ठीक है। आज भी आप चले जाएं, रावलाकोट शहर में गंदगी उसी तरह से है, हालात बहुत ख़राब हैं, रोडें सारी टूटी फूटी हुई हैं। सच मुझे तो कुछ ऐसी कोई नहीं नज़र आया कि जो पिछले 5 साल के अरसे में उन्होंने कुछ कोई बहुत बड़े कोई काम किए हों। PTI आज़ाद कश्मीर में ग्रुप बंदी का शिकार है, तो आपका सिपा सलार कौन है? देखें, PTI किसी ग्रुप बंदी का शिकार नहीं है और हमारा जो है हम इमरान खान के विजन के साथ चल रहे हैं और PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं जिनको कि इमरान खान ने चुना है, ठीक है। तो अब वो जो है हम उसी के साथ हैं जो कि पार्टी का सदर है।
तो पार्टी में बाकी डिवीजन वगैरह तो कोई नहीं है, पार्टी मुत्तहद है और पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी साहब हैं। आप पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार भी हैं, जबकि उस हलके में इस वक्त नैयर अयूब साहब और अरशद न्याजी साहब भी पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार हैं, तो आप समझते हैं कि उनकी मौजूदगी में टिकट आपका हक है? जी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ऑफ कोर्स मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मेरा ये हक है कि मैं अपने कागजात जो है वो पार्लियामानी बोर्ड को मैंने एप्लीकेशन दी है और वो इस चीज़ का फैसला तो उन्होंने करना है ना। मेरी कारकर्दगी कश्मीर काज के लिए जो मेरा काम है या जो दूसरे ज़लज़ले के दौरान मैंने अपने हल्के के काम किए हैं या जो दूसरे काम किए हैं, ये तो सब चीज़ें सामने है ना। तो अब इसका फैसला पार्टी ने करना है। अगर वो मुझे टिकट देंगे और मुझे इस काबिल समझेंगे तो मैं इंशाल्लाह पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ूंगा। और अगर आपके खिलाफ को रिजल्ट सामने आया और टिकट आपको ना मिला तो आपका आइंदा का लाए अमल क्या? देखिए, मैं तो जिस तरह जो मेरी पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक चलूंगा। जो डिसीजन पार्टी का होगा इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए पूरी जान लगाऊंगा, जिस तरह मैं अपने लिए लगाऊंगा और उस कैंडिडेट को जिताऊंगा। चूँकि ज़रूरी है वो पीटीआई का कैंडिडेट होगा, वो पीटीआई जिसको टिकट देगी वो हमारा कैंडिडेट है। हल्के में मुकाबला किस जमात के साथ देखते हैं? देखें, इस वक्त जो है मुझे अभी तो कबल इस वक्त है कि कौन से कैंडिडेट सामने आएंगे, लेकिन मौजूदा जो मैं देख रहा हूँ वो हाजी याकूब साहब जो है वो उस हल्के में, चूँकि वो सदर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो उनके साथ जो है वो टफ मुकाबला होगा। लेकिन अगेन मैं ये भी कहता चलूँ कि जिस तरह से, चूँकि मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, तो ये होता है कि आपको एक तरीक़ाकार बनाना पड़ता है। जब बराक ओबामा साहब वहाँ शुरू में आए थे एज ए सेनेटर तो उनको कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने एक तरीका किया, एक टीम बनाई, यंगस्टर को अपने साथ लेके गए, तो वो वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुए। तो इस तरह से जो है मेरे पास पूरी एक गेम प्लान है कि मैंने क्या करना है। मैंने पूरे हल्के में देखा है कि कौन से एरिए में किस किस का वोट है, यंगस्टर कितने हैं, ख्वातीन की तादाद कितनी है। मैं पूरा होमवर्क करके बैठा हूँ, उसके मुताबिक मैं अपनी एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि आगे इलेक्शन में कैसे चले। पाकिस्तान में पीटीआई को तब्दीली के नारे की वजह से इतना मैंडेट हासिल हुआ था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखें तो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, आवाम जो है वो परेशान है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि आपका तब्दीली का नारा आज़ाद कश्मीर के अवाम एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखें, जहाँ तक तल्लुक़ है पाकिस्तान का है, इस वक्त जो है बेशक महंगाई हुई है, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, लेकिन इसकी वजूहत हैं जो देखें, पिछली हुकूमतों ने जो कुछ जितनी लूट मार की, जितना कुछ किया, तो आपका अगर खजाना खाली होगा तो चीज़ें टर्नओवर करने में टाइम लगेगा। सर 3 साल हो गए, अब तो खजाना भर जाना चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ देखें कि जो आपके उम्मीदवार असम्बली हैं पीटीआई के, उनके असासे जो है वो इंक्रीज ही हुए हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जी महंगाई जो है वो पुरानी हुकूमतों की वजह से है? नहीं, देखें, अभी आप आज देख लें कि डॉलर कहाँ पर है, तो ये आपकी हुकूमत की वजह से? जी ऑफ कोर्स, ये हुकूमत की वजह से। कल आज डॉलर मैंने अभी कैश का है लाइक 152 122 का 108 से आपका 160 पे गया। अगर 160 से अगर वो 150 पे कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखें चीजें जो हैं, इससे में ये होता है कि वो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता चीजें जो हैं वो लाइन पे आती हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि आइंदा जो 2 साल रहते हैं इसमें बहुत सारी चीजें जो लाइन अप जी, मैं इंशाल्लाह जो है जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जिस तरह से काम किया हुआ है, ये इंशाल्लाह आप 2 साल में रिजल्ट देखेंगे। महंगाई भी टोटल खत्म हो जाएगी और बहुत सारी चीजें आप देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये इट्स टेक्स टाइम, सब चीजों में वक्त लगता है। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान में भी पीटीआई जो है वो धड़ेबंदी का शिकार होती जा रही है, उस हवाले से नहीं, पीटीआई में कोई धड़ेबंदी नहीं है। ये तो देखें, पॉलिटिक्स में ये होता है, ये आप कहीं भी देखें, आप दूसरे मुल्कों की भी पॉलिटिक्स में देखें, ये होता रहता है। छोटे मोटे ग्रुप लोगों के कुछ थोड़े बहुत सियासी इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन पीटीआई में सबसे बड़ी बात वो ये है कि एक जमहूरी पार्टी है, हर आदमी को अपनी राय देने का हक होता है। तो इसलिए जो है वो ज़ाहिर है मीटिंग में बैठे होते हैं, लोग फैसला करते हैं, कहीं मानते हैं कहीं नहीं मानते। ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई अपनी हुकूमत कायम करने का जो दावा कर रही है, आप क्या समझते हैं कि सच साबित होगा? मैं 100% श्योर हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा गवर्नमेंट जो है पीटीआई की होगी आज़ाद कश्मीर में, और हम वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट बनाएंगे। मुकाबला किस जमात से करने जा रहे हैं पूरे कश्मीर के अंदर? देखें, इस वक्त जो है ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून, अब आप देख लें कि वो तो काफ़ी हद तक जो है वो उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं रही,
तो पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून का तो कोई जो इलेक्टेबल है मेंबर आप तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की वो वर्थ नहीं? देखें, जब से ये क्यों नहीं तोड़ने में, अभी सिकंदर अय्याज साहब उसको छोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीटीआई में तो नहीं गए ना सर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गए ना। देखें, जरूरी तो नहीं है, लेकिन देखें हम पीटीआई ये चाहती है अगर आप इलेक्टेबल को लेके आते हैं या नहीं भी आते, हमें उम्मीद है कि हम जो अपने कैंडिडेट उतारेंगे इंशाअल्लाह हम लोग मेहनत से कितनी सीटें ले लेंगे आप? एक नजरिए को आगे लाते हुए मुझे तो लग रहा है मैं 2/3 मेजॉरिटी इंशाअल्लाह बड़े आराम से ले लेंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। वजीर आजम किसको देखते हैं इस वक्त? जो पार्टी के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, और ऑफ कोर्स पार्टी के वज़ीर आज़म भी वही होंगे। इत्तेहाद किस जमात से करेंगे? मेरे ख्याल में फिलहाल तो इत्तेहाद के कोई चांसेस नहीं है, पता है अगर पार्टी को फैसला करती है तो हम उसके साथ होंगे। हल्के की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हल्के के आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है वक्त की आम ज़रूरत है। आप जो है रवायती सियासत से हटके जो नए लोग आ रहे हैं, जज्बे के साथ आ रहे हैं, आपके लिए काम करने आ रहे हैं, जो कि पॉलिटिक्स को समझते हैं, जिनको यहाँ के पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी तजर्बा है, उनको वोट दें, उनके साथ चलें ताकि वो आपके लिए कुछ काम कर सकें। बहुत शुक्रिया सरदार इम्तियाज़ साहब, आपने अपने मसरूफियत में से कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर के रंग शमी मशरफ के संग से इजाज़त दीजिए। अगला प्रोग्राम फिर लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।